SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आज हम बात करने वाले हैं अभिभावकों को हो रही समस्याओं के बारे में। आज कोरोना काल के बाद सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हुई, चाहे वो मिडिल क्लास पेरेंट्स हो या हायर क्लास पेरेंट्स या लोअर मिडिल क्लास इनकम का व्यक्ति हो। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी आर्थिक समस्या का सामना उसको करना पड़ रहा है, पर इस समस्या के बीच में भी बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है। और इस शिक्षा के देने के लिए जब वो शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल पहुंचता है तो वहाँ उसको जवाब मिलता है कि उसको फ़ीस पूरी देनी होगी, यानी अगर हम सर्विसेज पूरी नहीं भी देंगे तो भी आपको फ़ीस पूरी देनी होगी। इन सब विषयों पर पेरेंट्स परेशान हुआ, उसने अपनी बात रखी, पर उस बात को आगे लेके जाने के लिए उसको एक मंच की ज़रूरत थी और उस मंच उसको मिला एक जागो पालक जागो संघ के द्वारा। तो आज हम बात करने के लिए इस विषय पर कि कैसे अभिभावकों को उनका न्याय मिल पाया है या आगे मिल पाएगा, उससे बात करने के लिए हम बात करेंगे जागो पालक जागो संघ के अध्यक्ष चंचल गुप्ता जी से। चंचल गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में आपका। नमस्कार, आपका स्वागत है। और एक बड़ा सबसे पहले मैं ये बात जानना चाहूँगा कि जब ये समस्या आई तो ये जागो पालक जागो संघ जो है ये कैसे आपने बनाने का ये विचार है? जागो पालक जागो मूल रूप से एक आह्वान था इंदौर की जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से, कि इस लॉकडाउन की और कोरोना काल की अवधि में जब स्कूल आपसे पूरी फ़ीस मांग रहा है और ऐसे समय में फ़ीस मांग रहा है जब स्कूल खुले नहीं हैं और आगे स्कूल किस तरह से खुलेंगे, क्या होगा, ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, अपनी दिनचर्या और व्यापार व्यवसाय कब सामान्य होगा, तो एक अनैतिक मांग है स्कूलों की। इसका विरोध करने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं कि स्कूल हर चीज़ में अपनी मनमानी करते हैं और हम कभी उनसे कोई सवाल नहीं करते हैं। हमारे मन में एक भय है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। जी। सरकार ने भी निजीकरण को बढ़ावा दिया है। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी नहीं है कि हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज पाएँ। जी। उस लोगों से बात करी, लोगों के हमने अपनी बात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करी। अब पेरेंट्स की मांग को देखते हुए सरकार ने एक आदेश जारी करा कि लॉकडाउन अवधि में इस निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस चार्ज करेंगे और ये घोषणा करी सरकार ने कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं लेंगे। जब हमने अपने स्कूलों की रसीदें टटोलना शुरू करी तो हमें मालूम पड़ा कि स्कूल की पूरी फीस का हिस्सा ट्यूशन फीस के नाम पे लिया जाता है। जी। अगर मेरे स्कूल की फ़ीस 1 लाख रुपये साल की है, 80,000 रुपये साल है, 1.5 लाख रुपये साल है, तो कई स्कूलों में पूरी फीस ट्यूशन फीस के नाम पे होती है और बाकी स्कूलों में 80% 90% फीस ट्यूशन फीस के नाम पे ली जाती है। तो ये एक बड़ा आश्चर्यजनक फैसला लगा कि कैसे सरकार ने तय करा कि केवल ट्यूशन फीस देना है, जबकि ट्यूशन फीस की ना तो कोई परिभाषा अभी तक तय हुई है, ना वो ट्यूशन हमें मिलने वाली है इस वर्ष जो हर साल मिलती रही है, और ट्यूशन फीस ही पूरी फीस होती है स्कूल की। तो इस उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को कलेक्ट करने के लिए एक आह्वान करा सोशल मीडिया के माध्यम से, जागो पालक जागो के नाम से। और सोशल मीडिया पे जब इस चीज़ को सर्कुलेट करा तो बहुत लोग एक्टिव हुए, लोग हमसे जुड़े और धीरे धीरे ये एक अभियान बन गया, एक संघ बन गया। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, किसी तरह के परिचित आपस में नहीं है, कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर नहीं बनाया है। हर व्यक्ति ने अपने आप को इसका सदस्य अपने आप बनाया, मन से इसके साथ जुड़ा और अब एक संगठन का रूप ले चुका है जो पूरे मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका है। इसके अलावा हमारे पास उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और कई राज्यों से फ़ोन आते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं और लोग अपनी समस्याएं हमसे साझा कर रहे हैं, वो उनका अनुभव हमसे शेयर कर रहे हैं और हमसे अपने अनुभव ले रहे हैं और मिलजुल के अब पूरे देश में एक मुहिम जैसी शुरू हो गई है। नहीं, लेकिन बेसिकली आपकी जो मांग है, आपकी मांग ये है कि ट्यूशन फीस, केवल फीस में ट्यूशन फीस लिया जाए, ऐसा ही मांग थी आपकी और वो तो सरकार ने मान लिया है। नहीं, हमारी मेन समस्या क्या है? हमारी मेन समस्या ये थी कि जब हमने स्कूल में एडमिशन लिया था और हमने जो फीस तय करी थी वो स्कूल की सारी सुविधाओं को और पढ़ाई के स्तर को देखते हुए तय करी थी। जी। पिछले साल जब स्कूलिंग नॉर्मल होती थी, क्लासरूम स्कूलिंग होती थी, तो बच्चा कम से कम 5 घंटे क्लासरूम में पढ़ता था, वहाँ उसको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मिलती थी, कंप्यूटर और तमाम सुविधाएँ मिलती थी। जी। इस वर्ष ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और ऑनलाइन पढ़ाई और क्लासरूम टीचिंग का कोई तुलना हम नहीं कर सकते हैं। पहले बच्चा 5 घंटे पढ़ता था, अब 1 घंटे पढ़ रहा है, वो भी ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू पढ़ रहा है। जब पूरा एक 20 बाय 20 के रूम में बच्चा बैठता था और एक बड़ा ब्लैक बोर्ड सामने होता था, उस वक्त भी बच्चों को कई समस्याएं होती थी, तो वो एक 6 इंच की 8 इंच की मोबाइल स्क्रीन पे बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। समय घटा है, क्वालिटी घटी है। तो जिस तुलना में क्वालिटी घटी है, जो बच्चों को जिस तरह की शिक्षा मिल रही है, जिस तरह की सुविधा मिल रही है, वैसी फीस तय होना चाहिए। हमने कभी ये विरोध नहीं कराया कि स्कूल को फीस नहीं देना है या स्कूल फीस ना लें।
तो ये कैसे तय होगा, इसका मापदंड क्या होगा फीस का? मापदंड के लिए जो सीबीएसई ने, आईसीएसई बोर्ड ने जो अपनी मान्यता का प्रावधान रखा है, उस मान्यता में ये लिखा है कि स्कूल चैरिटेबल कामों के लिए होते हैं, धर्मादय के लिए होते हैं, कमाई के लिए नहीं होते हैं। और स्कूल केवल उतना शुल्क विद्यार्थियों से चार्ज कर सकते हैं जो उनके स्कूल को चलाने के लिए जरूरी हो। उसमें वो अधिकतम 10% का लाभ जोड़ सकते हैं स्कूल के एक्सपांशन के लिए। तो इस वर्ष चूंकि कोरोना काल है, सब दूर समस्याएं हैं, तो स्कूल एक्सपेंशन की बात ना करते हुए केवल उतना खर्च स्कूल ले जितने उनके खर्चे हों। अब चूंकि स्कूल बंद हैं, टीचर्स की संख्या घटी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या घटी है, स्कूलों ने टीचर्स की सैलरी भी घटाई है। हालांकि शासन ने एक आदेश दिया था कि पूरी सैलरी टीचर्स को देना है, पर कई टीचरों से बात करने के बाद मालूम पड़ा है कि स्कूल में टीचर्स की सैलरी भी घटाई गई है। इसके अलावा स्कूल में कई तरह के खर्च होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, स्टाफ वेलफेयर होता है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो कई स्कूलों का अध्ययन करा तो हमने ये पाया था कि केवल वेतन की अगर बात करें और ज़रूरी खर्चों की, तो 20 से 25% ही खर्च स्कूल का जो होता है वो स्कूल संचालन में होता है। बाकी इनके मार्केटिंग के और अदर कई तरह के एक्सपेंसेस तो इस साल बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। तो उस हिसाब से इनका जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं स्कूलों को शेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ या शासन के साथ, और वैसी फीस तय करना चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो एक बड़ा अलग परिदृश्य हो गया जिसमें मुझे लगता है कि शायद प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। नहीं, व्यवहारिक रूप से इसलिए संभव है कि हर जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी होता है, उसके नियंत्रण में सारे स्कूल होते हैं, और हर वर्ष फीस जब बढ़ाई जाती है तो उसके लिए भी एक कमेटी होती है जो अपने इस वर्ष के खर्च और आने वाले खर्च की तुलना करके एक अध्ययन करती है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म आप चाहते हैं कि ये कोरोना काल में कोरोना काल के लिए इस वर्ष केवल जो इनके वास्तविक खर्चे हैं जो इनको लग रहा है उतना ये सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर लें। नहीं, लेकिन ये जो तय होगा ये मापदंड तय स्कूल करेगा या स्कूल की बुक्स नहीं, स्कूल की बुक्स होती है। स्कूल में एक टीचर पेरेंट एसोसिएशन होता है जो कागजों पे ही होता है। तो इस वर्ष इनको वो सब चीज़ें ओपन करना चाहिए, अपनी बुक्स ओपन करना चाहिए। जो खर्चे हैं, मान लीजिए हम ये मानते हैं आप पूरे टीचर्स को पूरी सैलरी दे रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी पूरी सैलरी दे रहे हैं, तो जो सैलरी आप दे रहे हैं उसको आप सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर लीजिए। अब स्कूलों का ये कहना है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारी बसेस हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, उनके आरटीओ, परमिट, फिटनेस, या हमारे जो मेस हैं उनके सारे एम्प्लॉई, तो ये एक अलग तरह का व्यवसाय है स्कूल का, ट्रांसपोर्ट का, मेस का या बिल्डिंग फंड ये जो हर साल लेते हैं वो इस साल ज़रूरी नहीं है। जी। इस साल केवल आवश्यक खर्च हैं, और ये बुक्स स्कूल ओपन कर सकता है अपनी, क्योंकि एक एनजीओ या एक कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल संचालित होते हैं, वो वैसे भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कोई हिडन नहीं होता है। ओके। तो स्कूलों को इस वर्ष अपने सारे दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए और पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करना चाहिए, फीस तय करना चाहिए। हमारा अनुभव ये रहा है, पिछले 6 महीने में हमने लगभग 25 से 30 स्कूलों में जाके बात करने की कोशिश करी है, पर स्कूल मैनेजमेंट बात करना नहीं चाहता है। जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, इंचार्ज होते हैं, वो सिर्फ ये बोल देते हैं कि हमारा मैनेजमेंट तय करेगा कि क्या फ़ीस होगी। मैनेजमेंट कभी किसी स्कूल का आज तक सामने नहीं आया इंदौर का। हमने जब सांसद महोदय से मिले थे तो हमने उनसे मांग करी थी कि स्कूल का मैनेजमेंट, प्रशासन और कुछ पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठ के बात करें, या स्कूल एसोसिएशन कोई बनी है तो वो एसोसिएशन पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ और प्रशासन के लोगों के साथ बैठ के बात करें। जी। पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्कूल के मैनेजमेंट के लोग या एसोसिएशन के लोग पेरेंट के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। हम जब भी स्कूल मिलने गए, हमारे पहुंचने से पहले स्कूल के गेट पे बाउंसर लगा दिए गए, पुलिस की गाड़ियां आके खड़ी हो गई, गेट लॉक हो गए हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद वो बोलते हैं हम किसी 1 या 2 पेरेंट से बात करेंगे, और 1-2 पेरेंट से बात करने के बाद उनको किसी भी तरह से थ्रेट करके और चीज़ें ख़त्म कर दी जाती है। सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाह रहा है कोई भी स्कूल मैनेजमेंट। ये एक दुख का विषय है, और ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो अभिभावकों के तार्किक सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो बात करने से बच रहे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने उनका जो पक्ष रहा है, उनका पक्ष रहा है कि एक सरकार की जो गाइडलाइन होती है या कोर्ट की जो गाइडलाइन होती है, चूँकि मामला कोर्ट में गया तो वहाँ से जो गाइडलाइन मिली हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और वहाँ की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि आपको ट्यूशन फीस जमा करना, तो वो जमा कर रहा है। ये भी समझना पड़ेगा आपको कि जब सरकार ने ये आदेश दिया था कि केवल ट्यूशन फीस देना है, उसके बाद तत्काल स्कूल एसोसिएशन ने कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करा था। आज स्कूल एसोसिएशन ये बोलती है या स्कूल ये बोलते हैं कि हम सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं या हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम उससे बंधे हुए हैं। तो हाईकोर्ट और ये आदेश के खिलाफ अपील तो स्कूलों ने करी थी, पेरेंट्स कभी नहीं गए थे कोर्ट में। पेरेंट्स
जब स्कूल एसोसिएशन ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार करा और ये चुनौती दी हाई कोर्ट में कि सरकार का ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार हमारे फीस के विषय में हस्तक्षेप कर सके, इसलिए सरकार का ये आदेश निरस्त किया जाए और हमें हमारे अनुसार सभी तरह की फ़ीस वसूलने की छूट मिलना चाहिए। तो उस वक्त ये ज़रूरी हो गया था कि अभिभावक भी अपना पक्ष रखें, क्योंकि अल्टीमेटली मामला अभिभावकों से जुड़ा हुआ है। पैसा सरकार को भी नहीं देना है और स्कूलों को भी नहीं देना है, पैसा अभिभावकों को देना है। तो जिसकी समस्या है उससे न सरकार बात करना चाहती है न स्कूल संचालक बात करना चाहते हैं। तो स्कूल की इस याचिका के खिलाफ अभिभावक और उनकी तरफ से कई पालक संघों ने फिर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जी जी। तो स्कूल तो कभी भी नहीं मानना चाह रहे थे। स्कूलों का तो पहले दिन से स्टैंड था कि हमें सारे खर्चे हमारे हिसाब से वसूलने की आज़ादी चाहिए। नहीं, लेकिन स्कूल अब ये हो गया कि उसको ट्यूशन फीस देना है, लेना है। पेरेंट्स के लिए भी अभी बाउंडेशन हो गया कि कोर्ट ने कर दिया। तो अभी हल क्या है इसका? अभी इसमें हाई कोर्ट का जो आदेश है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्कूल चलाने के लिए टीचर्स की, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी देना होती है। उन खर्चों की पूर्ति के लिए स्कूल को फीस मिलना चाहिए और वो केवल इस साल क्योंकि ट्यूशन ही दे रहे हैं तो ट्यूशन फीस मिलना चाहिए। उनको अदर चार्जेस एक्टिविटी के, गेम्स के, लाइब्रेरी के किसी तरह के लेने की छूट नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि इंदौर के आधे से ज़्यादा स्कूल जो फ़ीस लेते हैं वो उसमें केवल ट्यूशन फ़ीस का उल्लेख किया जाता है, किसी तरह का फ़ीस का बाइफर्केशन नहीं दिया होता है। तो जब 50,000 रुपये साल में अगर वो ट्यूशन के साथ अदर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, गेम, एनुअल फंक्शन और सभी तरह की सुविधाएं दे रहे थे, तो इस वर्ष जब वो सब नहीं है तो उस ट्यूशन फीस में से वो राशि घटना चाहिए। जी जी। क्योंकि कोर्ट ने ये बोला है कि आपको केवल शिक्षण शुल्क लेना है और आप पिछले 2-3 सालों से सारी फीस शिक्षण शुल्क के नाम पे ले रहे हो। जी। तो ये कैसे तय होगा? नहीं, ये लेकिन इसको तय करने के लिए सरकार गाइडलाइन लेगी। ये एक बड़ी लंबी प्रोसीजर है और जैसा आप बोले कि अभी कोरोना काल में हमको एक हल चाहिए, तो फिर हल कैसे निकल पाएगा? हल स्कूल वालों को पेरेंट्स के साथ बैठ के हर स्कूल संचालक, हर स्कूल मैनेजमेंट अपने अभिभावकों के साथ बैठे और अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो शेयर कर सकता है। क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट के पास रिकॉर्ड है कि उसके पास कितने बच्चे हैं। मान लीजिए 2000 बच्चे हैं, हर बच्चे से आप 50,000 रुपये ले रहे हो, तो आपको पता है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट 10 करोड़ रुपए का साल में आ रहा है या 1 करोड़ रुपए साल की मेरे पास फीस आ रही है। तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आप शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, मेरे पास 100 लोगों का स्टाफ है और ये 100 लोगों की सैलरी है। जी जी। प्लस 10, 5, 15% आपका कुछ और एक्सपेंसेस हो वो जोड़ के और आप डिवाइड कर दीजिए सामने बैठा के। स्कूल के पेरेंट्स को बताया कि मेरे स्कूल में कौन टीचर मेरे बच्चे को पढ़ा रही है, कौन वहाँ पे मेड है, कौन सर्वेंट है, सब जानते हैं एक दूसरे को, सबको पता चल जाएगा। तो बड़ा आसान है कि स्कूल अपने बुक्स ओपन कर दे, अपना हिसाब सामने रख दे और फीस तय कर ले। नहीं, लेकिन स्कूल तो ये कर नहीं रहा है। नहीं, स्कूल ये क्यों नहीं कर रहा है? तो सवाल यही है कि स्कूल क्यों नहीं करना चाहता है। जब पेरेंट्स लगातार स्कूल जाते हैं, 200, 300, 500 पेरेंट स्कूल के गेट पे बैठे हैं, दिन दिन भर हंगर स्ट्राइक करी है और सिर्फ इस बात के लिए करी कि मैनेजमेंट हमसे बात कर ले। तो ऐसी क्या वजह है कि मैनेजमेंट सामने आके बात ही नहीं करना चाहता? किसी भी स्कूल के मैनेजमेंट ने पेरेंट के साथ आज तक बात नहीं करी पिछले 7 महीने में। नहीं, लेकिन अब चूंकि ये आपने देखा ये लंबी लड़ाई चल रही है, लगभग 6-7 महीने का समय बीत चुका है। अब मुझे लगता है कि कोरोना की जिस तरह से वैक्सीन भी आ रही है तो अगले 3-4 महीने में सोल्यूशन भी निकल जाएगा। तो फिर आपको नहीं लग रहा है कि फिर इसका आगे हल क्या निकलेगा? ये तो हल नहीं इसका हल सर, अभी हमारी जो तैयारी है वो हमने हाईकोर्ट में भी जो पिटीशन लगाई थी उसमें हमने कोर्ट से निवेदन करा था और हमारी मांग यही थी कि ट्यूशन फीस का निर्धारण हो किसी तरह से, या तो उसकी कोई समिति बनाई जाए हाईकोर्ट की निगरानी में और जिला स्तर पे वो स्कूलों को ऑडिट करे। अगर चाहती सरकार या कोर्ट ऐसा कोई आदेश देती तो ये सब संभव था। इंदौर में 160 स्कूल हैं जी, और जिन स्कूलों के अभिभावक इस तरह का कोई निवेदन सरकार से करते तो उन स्कूलों को ऑडिट किया जा सकता था। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देख के और इस साल के खर्चों को देखते हुए फीस तय की जा सकती थी। पर चूंकि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में मिसिंग हुई हमारी बात, तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करेंगे कि इसमें हस्तक्षेप करके और इस आदेश को थोड़ा सा संशोधन करें इसमें, और किसी तरह से ट्यूशन फीस का निर्धारण करने का कोई फार्मूला निकाले। क्योंकि ट्यूशन फीस क्या होगी इसका कोई अभी तक तय नियम नहीं है जी। तो ज़रूरी है। और अलग अलग राज्यों में इसमें आदेश हुए हैं। बंगाल में हुआ है 25% फीस का, राजस्थान में हुआ है, गुजरात सरकार ने करा है। इन आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज करते हुए पेरेंट्स को राहत दी है। अच्छा, तो अगर बंगाल में 25% की राहत ट्यूशन फीस में दी गई है, वहाँ भी ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस ले रहे थे और इस प्रोसेस को सरल करने के लिए मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपको तो 25% की फीस रिबेट देना है ट्यूशन में। तो बंगाल के जो नागरिक हैं उन पे भी लॉकडाउन का, कोरोना का वही इफेक्ट आया है, मध्य प्रदेश पे भी वही आया है। तो निश्चित रूप से हम सब एक
ही बीमारी के और एक ही परेशानी के पीड़ित हैं, तो वो राहत भी एक जैसी होना चाहिए। अगर 25% भी हुआ है तो 25% पूरे देश में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपका कहना है कि एक शिक्षा, चूँकि राज्य का मुद्दा ज़्यादा है जी, तो एक राज्य ने वो एक्शन लिया है, तो शायद मध्य प्रदेश की सरकार अभी इस पर ढिलाई कर रही है। हाँ, मध्य प्रदेश कोई की एक्शन सरकार नहीं इस पर ले ढिलाई कर रही है। अगर बंगाल में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, तेलंगाना में हो सकता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? तो फिर आपने सरकार से बात करना नहीं चाहा? सरकार से बात करने के लिए सरकार के जो प्रतिनिधि हैं शहर में, सांसद श्री शंकर लालवानी जी, उनके पास हम 3 बार जा चुके हैं। उनको हमने अपना मेमोरेंडम दिया है, निवेदन करा है। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। इंदौर के जो शहर के 6 विधायक हैं, हम एक दिन एक ही समय पे अलग अलग विधानसभा के जो पेरेंट्स हैं, एक साथ उनके विधायकों के घर गए और हमने उनसे निवेदन कराया कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। अब ज़्यादा नहीं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूल आ रहे हैं उन स्कूलों के मैनेजमेंट को बुलाएं, अपने विधानसभा क्षेत्र के पालकों को बुलाएं और एक कोई बातचीत करके इसका हल निकालें। और यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास जो एक विधायक निधि होती है, लगभग 1.25 करोड़ रुपये साल का विधायक निधि के रूप में मिलता है, तो और उसमें शिक्षा में खर्च करने के लिए आपको स्वतंत्रता है। तो या तो आप बातचीत करके कोई रास्ता निकालें और नहीं कर पा रहे हैं तो आप विधायक निधि से फीस भर दें। जी जी। जिस पेरेंट को परेशानी होगी वो आपके पास आवेदन करे और आप उसकी स्थिति का आकलन करके उसकी फीस भरें। जैसे हर विधायक के वहाँ 100 से ज़्यादा अभिभावक मिलने गए थे, सबने आवेदन दिए थे कि इधर आप इसमें हस्तक्षेप करें, अपने विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों को बुलाएं और हमारी बातचीत करवा के कोई रास्ता निकालें, या आप विधायक निधि से इसमें फीस भरें। जी जी। पर यह भी दुर्भाग्य है कि न तो कांग्रेस के विधायक और न भाजपा के विधायक इसके लिए आगे आए। जी जी। आश्वासन देते रहे, चुनाव होने का हवाला देते रहे और अल्टीमेटली किसी जनप्रतिनिधि ने कोई बात नहीं करी। शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी जब नए शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए थे, हमने उनसे समय लिया, भोपाल जाके उनसे मिले जी। हमने उनको 30-40 स्कूलों का पूरा डेटा दिया, रसीदें दी, जिसमें केवल ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस ली गई थी। जी। उनसे भी ये निवेदन करा कि ये आपके सामने ऑथेंटिक डेटा है, इसमें केवल ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस ली जा रही है, तो आप इसका अध्ययन करें और कोई उचित निर्देश जारी करें। जहाँ स्कूलों ने ट्यूशन फीस का अलग बाइफर्केशन कर रखा, उनको आप उनकी भी फीस का देखें किस तरह से तय हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया और लगभग 4 महीने पहले उन्होंने हमको ये बोला था कि जो फीस रेगुलेटरी एक्ट बना हुआ है उसको हम लागू करने वाले हैं जल्द से जल्द और उसके अनुसार हम इसको नियंत्रित करेंगे। पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी उसके बाद से अभी तक इसमें कोई स्टेप नहीं लिया। फिर हमने मुख्यमंत्री जी जब इंदौर आए थे सांवेर चुनाव के समय, तो हमने शहर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, विधायक महेंद्र हार्डी जी से निवेदन करा था कि हमारे को थोड़ा समय दिलवाएं मुख्यमंत्री जी से, जिससे कि हम अपना पक्ष उनके सामने रख सकें जी। और लगातार प्रयास के बाद भी इनकी तरफ से हमको कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला, हमको टालते रहे। तो हमने फिर जो भी हमारे साथ पालक जुड़े थे जी, हम सभा स्थल पे गए थे सांवेर में और हमने कुछ महिला अभिभावक भी थी उसमें साथ में, उन्होंने अपनी जान पे खेल के, जब मुख्यमंत्री जी का काफिला आ रहा था तो सभी महिला अभिभावक उनके काफिले के सामने खड़े हुए थे, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता था, पर उन्होंने अपनी जान पे खेल के मुख्यमंत्री जी को रोका और उनसे निवेदन करा कि आप हमारी बात सुने जी। पर यह भी दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ मुश्किल से 1 मिनट रुके और सिर्फ एक मेमोरेंडम लेके चले गए, आश्वासन देके कि हम विचार करेंगे जी। तो प्रयास सरकार से हमने बात करने के लिए पूरे करे, हमने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिस पे हमको चलना चाहिए था और हम नहीं चले हैं। मतलब सरकार सुन नहीं रही है अभी। इंदौर में एक महिला अभिभावक ने जब सीएम साहब का काफिला रोक के अपनी परेशानी बताई थी, जो अग्रवाल पब्लिक स्कूल के सामने, उसके बाद सीएम साहब ने निर्देश दिए थे और एक मीटिंग इंदौर संभागायुक्त साहब ने अपने कार्यालय पर बुलाई थी, जिसमें यही था कि स्कूलों से जुड़ी समस्याओं के अभिभावकों का पक्ष जाना और उस पर एक रिपोर्ट बना के सीएम साहब को पहुँचाना थी। उस मीटिंग में भी हम लोग गए, मैं भी बैठा था उसमें, और हमने पूरा डिटेल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ लगभग 2 घंटे मीटिंग चली थी, उसमें बताया था कि केवल ट्यूशन फीस के नाम पे किस तरह से फीस ली जा रही है, सरकार के आदेश का किस तरह से अवहेलना हो रही है। क्योंकि सरकार का एक आदेश ये भी था कि किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकना है, परीक्षा नहीं रोकना है, पर स्कूलों द्वारा लगातार इस तरह की कृत्य किए गए जिसकी सूचना हम लगातार जिला प्रशासन को देते रहे, पर उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब संभागायुक्त साहब को हमने पूरा डॉक्यूमेंट पे पूरा डेटा दिया था 2 घंटे की मीटिंग में, उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये सीएम साहब को पहुंचा के और इस पर कोई निराकरण करवाएंगे, पर वो मीटिंग भी लगभग 2.5 महीने बीत चुके हैं, उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं आया है। इसके बाद एक दिन फिर हम वापस दिन भर संभागायुक्त कार्यालय पे हम संभागायुक्त साहब से मिलने के लिए बैठे रहे और हमारी उस दिन भी ये मांग थी कि जब तक आप इसका निराकरण नहीं करोगे हम धरने पे बैठेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हम वहाँ बैठे। उसके बाद फिर संभाग साहब ने उस पर संज्ञान लेते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग के हैं मनीष वर्मा जी को बुलवाया, उनसे हमारी मुलाकात करवाई
हमारी शिकायतों का निराकरण करने के लिए उनसे कहा और लगभग 3-4 दिन तक 100 से ज़्यादा अभिभावकों ने वहाँ अपनी शिकायतें दर्ज करवाई थी और उसमें कोई संतोषजनक निराकरण आज तक नहीं हो पाया। तो कई भी प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर साहब से हम व्यक्तिगत मुलाकात कर चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से हम 3-4 बार मिल चुके हैं। तो जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबसे मुलाकात करी है, पर सबने इसमें कोई विशेष रुचि नहीं ली जो उनको लेना चाहिए, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि सरकार, चूँकि मुख्यमंत्री के स्तर तक ये बात पहुँच चुकी है, इंदर सिंह परमार से आप मिल के आए, अब आपने संभागायुक्त से बात कर ली, कलेक्टर से बात कर ली, जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर ली, इन सब अधिकारियों से बात करती, मतलब मुझे लगता है कि सरकार के हर तंत्र तक आपने अपनी आवाज़ इस मंच के माध्यम से पहुंचा दी है, पर सरकार रुचि नहीं ले रही है। कारण क्या है? सरकार ने जब ये आदेश जारी करा था केवल ट्यूशन फीस लेने का, उसके तत्काल बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था। तो पूरे समय सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि कोर्ट का हवाला देते रहे कि मामला कोर्ट में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और कोर्ट का आदेश आने के बाद कोर्ट के आदेश का हवाला दे के चीज़ों को टाल रहे हैं। तो अब ये तो सब अभिभावकों को समझना होगा कि सरकार और स्कूलों के बीच में ऐसा क्या गठबंधन है जिसके कारण सरकार खुल के इसके खिलाफ सामने नहीं आना चाहती है। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चूँकि खुद एक वकील भी है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो बाध्यता है न्यायालय के प्रति, वो तो रहेगी। सरकार की बाध्यता है, पर सरकार के पास अपने अधिकार भी होते हैं, और एक ऐसा ही अधिकार सरकार के पास निजी स्कूलों की फ़ीस नियंत्रित करने के लिए भी है, जिसमें एक फ़ीस रेगुलेटरी एक्ट 2017 में बना था। ये एक्ट भी 2009 से लगातार इसकी मांग चल रही थी और इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में पिटीशन लगी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक समिति का गठन हुआ और 2-3 साल की कवायद के बाद एक फ़ीस रेगुलेटरी एक्ट मध्य प्रदेश में आया था। उस फीस रेगुलेटरी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान थे और सरकार को अधिकार थे कि वो निजी स्कूलों की फ़ीस को नियंत्रित कर सके, पर सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण 2017 में वो एक्ट बनने के बाद, गजट नोटिफिकेशन होने के बाद 4 साल में भी उसके नियमावली बना के उस बिल को लागू नहीं किया गया। अगर वो बिल लागू हो जाता तो सरकार के पास पूरे अधिकार होते, और आज भी अगर सरकार चाहे तो सरकार के पास तमाम अधिकार हैं। और सरकार, बहुत बड़ी बात होती है, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो होते हैं, इनके पास इतने अधिकार हैं कि ये हर स्कूल को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जब मान्यता देता है तो वो जिला प्रशासन से एक एनओसी लेता है और उसकी एनओसी की बहुत सारी शर्तें होती है, उन्हीं के आधार पर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड इनको मान्यता देता है जी। और जिला शिक्षा अधिकारी का वो एनओसी विड्रॉ करने मात्र से इनकी मान्यता खत्म हो सकती है। ओके। तो मुख्यमंत्री, कलेक्टर और संभाग आयुक्त तो बहुत बाद में आते हैं। सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी भी चाहें तो इनके ऊपर नकेल कर सकते हैं। इच्छा शक्ति की कमी प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार में है, ये स्पष्ट इसमें दिखता है। नहीं, अब चूँकि ये सारी चीज़ें, स्थितियाँ इस तरह से हैं, एक फ़ीस एक बड़ा मुद्दा ही जो पेरेंट्स के, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है कोरोना काल में पेरेंट्स की ख़राब हुई, तो फ़ीस ही एक मेजर मुद्दा रहा, अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है। पर ये फ़ीस का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो ये सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल तक ज़्यादा सीमित है, ये स्टेट बोर्ड तक सीमित नहीं है। स्टेट बोर्ड के स्कूलों की फ़ीस निश्चित रूप से बहुत कम होती है। दूसरा, स्टेट बोर्ड के कुछ स्कूल हमारी जानकारी में भी आए जिन्होंने सहयोग करा है पेरेंट्स के साथ, और वो आपसी सामंजस्य से चल रहा है जी। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी बड़ी शिकायत या समस्या स्टेट बोर्ड के स्कूलों को लेकर नहीं आई है जी। यानी एक माना जाए कि स्टेट बोर्ड के पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है जी, कि उसको फीस को लेकर कोई है, कहीं ना कहीं स्कूल और पेरेंट्स के बीच में एक सामंजस्य बन रहा है। पिछले 7 महीने में हमारे पास कोई शिकायत पिछले 7 महीने में नहीं है ऐसी। अच्छा, तो सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल तो बात सुन नहीं रहे हैं। सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल बात नहीं सुन रहे हैं। और तो आगे की क्या कार्य योजना है? आगे की कार्य योजना ये है कि जो माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का फैसला है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि केवल ट्यूशन फीस लेना है, तो हम अलग अलग स्कूलों को इसमें अपनी तरफ से अभी पेरेंट्स मिलकर बात कर रहे हैं कि ट्यूशन फीस का निर्धारण किया जाए जहां पूरी ट्यूशन फीस है, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसके खिलाफ अपील दायर करने वाले हैं, तो वो भी प्रोसेस में है। अच्छा, एक और अच्छा, इसमें एक चीज़ और हुई है सर कि जैसे ही आदेश आया था कि केवल ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं, तो स्कूलों ने एक इसमें और जादूगरी ये करी कि पिछले साल वो जो फीस लेते थे 40,000 50,000 रुपये, उसमें अलग अलग हेड होते थे, एक्टिविटी फीस, गेम्स के, लाइब्रेरी के, वो इस वर्ष उन्होंने उसको पूरी फीस को एक नाम दे दिया ट्यूशन फीस जी। इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं जिसकी शिकायत हमने अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी और जिला प्रशासन तक पहुंचाई है जी। अब उनका स्पष्टीकरण स्कूलों का ये आ रहा है कि साहब हम तो ट्यूशन फीस ही थी ये, बाकी सारी चीज़ें हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे थे या हमने उसमें डिस्काउंट दे रखा था ट्यूशन फीस में, हमारी ट्यूशन फीस 40,000 है,
और 30,000 रुपये हमारे अदर चार्जेस थे, 70,000 थे, और हमने 30,000 का आपको डिस्काउंट दे रखा था, और उस डिस्काउंट की जानकारी आज तक आपको नहीं दी हमने, आज हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा डिसीजन बीच में कई स्कूलों से सुनने में भी आया, कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेप था, जिसमें एक स्टेप सेंट राफेल स्कूल ने लिया था, जिसने अपनी 25% की फ़ीस स्कूलों की माफ़ कर दी थी। आप कैसा देखते हैं उस स्टेप को? नहीं, अच्छा स्टेप है। इसमें सेंट राफेल स्कूल ने करा था, कुछ और स्कूलों ने भी करा था, पर इसमें भी क्या हुआ सर कि कुछ स्कूलों ने पहले 10% फीस बढ़ा दी, फिर बाद में 15% फीस कम कर दी। तो वो कैलकुलेशन में सब कहीं ना कहीं चीज़ें हुई है इस तरह की। चमेली देवी पब्लिक स्कूल ने कुछ फीस बढ़ा दी थी, जो पेरेंट्स ने विरोध करा तो कुछ फीस कम कर दी, तो पहले बढ़ा दो फिर घटा दो, तो जो बढ़ाया उसका कभी प्रमोशन नहीं करा और घटाने वाली चीज़ की पब्लिसिटी कर दी। मतलब एक पूरा गेमिक है जो लग रहा है कि स्कूल वाले खेल रहे हैं। डेफिनेटली। और दूसरा ये है सर कि स्कूल चूंकि एक सोसाइटी के द्वारा संचालित होते हैं और वो ऑडिटेड फर्म होती है, जिसका ऑडिट होता है, सरकार भी उस पर नज़र रखती है, और एक स्पष्ट फार्मूला है कि निश्चित आपके जो खर्चे हैं उससे आपको फीस नहीं लेना। तो हमारा सवाल ये भी था कि आप 15%, 20%, 25% की जो घटाने की घोषणा कर रहे हो, तो उसका आधार क्या है? आपने 25% घटाई, हम आपका बिल्कुल प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं, पर वो 25% आए कहाँ से? मतलब वो तय कैसे हो रहा है कि 25% होगी? क्योंकि जब हम फीस देने जाते हैं वो होता है 40,970 रुपये जी, 35,967 रुपये, इस तरह के फिगर हमेशा होते हैं, कभी राउंड ऑफ नहीं होती फीस 40, 50, 60, 70 ऐसा। राइट। मेरे स्कूल में 85,140 रुपये फीस लेना, तो 85,140 मतलब बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट है जी। अब आपने अगर इसमें 25% कम करा है तो 25% भी कहीं कैलकुलेट करा होगा, तो वो फार्मूला शेयर करो ना पेरेंट के साथ। आप कैसे 25% घटा रहे हो, 10% बढ़ा रहे हो, कैसे कर रहे हो? हमने कभी नहीं पूछा आपसे, पर आज हम परेशानी में तो आपसे जानना चाहते हैं, तो क्या परेशानी है आपको? नहीं तो अब पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स तो अपना संघर्ष कर रहे हैं। जिन स्कूलों में डॉक्यूमेंट पे चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास कुछ स्कूल की जानकारी है कि पिछले साल वो 12,000 ट्यूशन फीस लेते थे और अदर हेड में बाकी फीस थी, इस साल सारे हेड जोड़ के उन्होंने ट्यूशन फीस का उसको नाम दे दिया, तो इसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई कर रहे हैं। उससे पहले हमने जो जिला प्रशासन के अधिकारियों को और शिक्षा मंत्री जी को शिकायतें पहुँचाई है, अगर वहाँ से निराकरण नहीं होगा तो इसके खिलाफ हम न्यायालय में कार्रवाई करेंगे अलग से। यानी अगली योजना है कि आप अब इसको लेकर आगे अगली योजना ये है कि स्कूल टू स्कूल जिस तरह की गड़बड़ी हो रही है, जो स्कूल जिस तरह से कर रहा है, अगर डॉक्यूमेंट पे उसके खिलाफ ऐसी कोई चीज़ आती है जो नियमों का उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अगर अपन एक ब्रॉड सिनेरियो में देखें तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ये है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जा रहे हैं। यानी अगला निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट वीक में संभवतः हमारी याचिका उसमें अपील दायर हो जाएगी जी। तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करिए उसमें हमने कि इसमें हस्तक्षेप करें और इस नियम में थोड़ा संशोधन करें। तो आपको लग रहा है कि पेरेंट्स को न्याय मिल पाएगा? हमको पूरी उम्मीद है सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने अलग अलग राज्यों की याचिकाएं गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पालकों को राहत दी है। तो जो एक फंडामेंटल राइट है समान शिक्षा का, तो समान शिक्षा और समान नियम होना चाहिए। तो अगर बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में कोई राहत मिली है तो मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। आशा करता हूँ कि ज़रूर आपके इस मंच के माध्यम से पेरेंट्स को कुछ एक राहत जो आज चाहिए कोरोना काल में आर्थिक रूप से, वो ज़रूर मिल जाएगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। सीधा सवाल के आज के शो में हमने बात की चंचल गुप्ता जी से, जिन्होंने जागो पालक जागो संघ बनाया पेरेंट्स को इस आर्थिक मुसीबत में एक राहत पहुंचाने की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये स्कूल के खिलाफ मिशन नहीं है, ये मिशन है उस स्कूल के पेरेंट्स के बीच में सामंजस्य बनाने का, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। उसने कभी भी आज तक उसने विरोध नहीं किया। आज उसके समय उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो स्कूल से कुछ राहत चाहता है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से निकल के यही आया है कि चंचल गुप्ता जी का जो मिशन है, वो मिशन इस जागो पालक जागो संघ के माध्यम से कि कहीं ना कहीं स्कूल उनकी बात सुने और जो एक लॉजिकल सॉल्यूशन है उस लॉजिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। कहीं ना कहीं केवल सरकार की तरफ मत देखिए, लोगों की तरफ मत देखिए, आप सब लोग एक नैतिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं स्कूल। और चूंकि स्कूल एक एनजीओ की तरह काम करता है, तो समाज पर आई इस मुसीबत के समय समाज के साथ खड़े होने के लिए आपको एक स्टेप आगे आना चाहिए। मुझे लगता है आज के इस एपिसोड के माध्यम से आपको स्कूलों को भी ये पता लगेगा, सबको पता लगेगा कि जागो पालक जागो संघ केवल इसलिए काम कर रहा है कि इन स्कूलों के पेरेंट्स को आज इस आर्थिक समय में एक आर्थिक मदद, एक राहत जो है स्कूलों से जो मिलनी चाहिए, वो जो उनकी आशा है वो कहीं ना कहीं मिल के आए। मुझे लगता है यदि स्कूल के
संचालक हमारे इस शो को देख रहे हैं सीधा सवाल को, तो कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए और इस आर्थिक मुसीबत में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने इस पूरे शो के माध्यम से हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की जो पेरेंट्स के मन में थे। और यदि लगता है कि आपको फिर भी कोई एक सवाल है जो आपसे छूट गया है, तो इस नंबर पर या दिए हुए ईमेल आईडी पर हमें अपने सवाल लिख सकते हैं। हम आपके सवाल के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। सीधा सवाल के इस एपिसोड को यदि आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।